हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है जॉब वर्क। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, हमारे पास दो पार्टीज़ यहाँ पर होल एंड सोल होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रिंसिपल एंड द सेकंड इज़ जॉब वर्कर। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि आप कोई भी बिजनेस के अंदर हो, आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आप खुद नहीं करते, आप किसी और इंसान से करा लेते हो। आइदर इट मे बी ऑन गुड्स और इट मे बी ऑन सम कैपिटल गुड्स। कुछ बड़ी चीज़ों के ऊपर भी वो चीज़ें हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है, सपोज़ आप गारमेंट्स के बिज़नेस के अंदर हैं, आप टेक्सटाइल के बिज़नेस के अंदर हैं, आपने मैन्युफैक्चर किया, आपने टी शर्ट बनाई, बट आप उस पर कलर नहीं करते हो। कलरिंग के लिए आप किसी जो डाइंग का काम करता है उसको आप वो चीज़ें भेजते हो और फिर डाई होकर आपके पास वापस आती है एंड देन आप उसको सेल करते हो। ठीक है, तो उन केसेस के अंदर क्या होने वाला है कि आप एक प्रिंसिपल हैं और आप अपने जॉब वर्कर के पास अपने गुड्स भेज रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनको अपने कोई कैपिटल गुड्स भी दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको कुछ काम कराना होगा। ठीक है, तो ये इस पूरी की पूरी सिचुएशंस को डील करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। नाउ क्या क्या इसके ब्रांचेस निकलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी होंगी। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जॉब वर्कर ने गुड्स या फिर अपने कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल ने अपने गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स भेजे हैं जॉब वर्कर के पास। जॉब वर्कर उसके ऊपर काम करेगा एंड देन उसको प्रिंसिपल को रिटर्न कर देगा। नाउ क्या हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई टाइम लिमिट दी गई है कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको इन चीज़ों को रिटर्न करना है? तो येस, देयर इज़ अ टाइम लिमिट। अगर वो गुड्स की बात करूं तो देयर इज़ अ टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर, एंड अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं तो जाहिर सी बात है टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है, तो वहाँ पर हमारा टाइम लिमिट हो जाएगा यहाँ पर 3 ईयर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है? लॉ के अंदर हम कहीं भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो एक्सटेंशन तो कहीं ना कहीं एक प्रोविज़न होता ही होता है। तो यहाँ पर जी हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है प्लस 1 ईयर इन केस ऑफ गुड्स, प्लस में 1 ईयर इन केस ऑफ गुड्स एंड प्लस में 2 ईयर्स इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन का भी प्रोविज़न आपको यहाँ पर दिया गया है। नाउ इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब क्या होने वाला है, आपके पास आपने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सामान भेज दिया, उस पर उसने काम करके वापस भेज दिया। नाउ दूसरी सिचुएशन एक ये भी हो सकती है कि जॉब वर्कर के पास से डायरेक्टली वो सामान या तो किसी और जॉब वर्कर के पास जा रहा है या फिर वो सामान डायरेक्टली सेल हो रहा है उसी की प्रेमिसेस से। तो भाई उस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो भाई बात यह है कि हाँ, आपको अलाउ किया गया है, आप ऐसे डायरेक्टली सेल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपको डायरेक्टली सेल करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आईटीसी कौन लेने वाला है। गुड्स किसके पास से निकले हैं? जॉब वर्कर के पास से। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या आईटीसी जॉब वर्कर को मिलेगा? तो आंसर इज डेफिनेटली नो। जॉब वर्कर को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का ही है। जॉब वर्कर बस उसके लिए एक तरह से काम कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, वो सेल नहीं कर रहा है। जॉब वर्कर सिर्फ और सिर्फ जितना उसने काम किया है वो अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करने वाला है, उसी अमाउंट के ऊपर उसका आउटपुट और इनपुट उसको रहने वाला है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि आप अगर जॉब वर्कर के प्रेमिसेस से डायरेक्टली सेल करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। या फिर ये दूसरे जॉब वर्कर को भी सेंड किया जा सकता है कि भाई चलो कलर मैंने करा लिया, मुझे प्रिंटिंग करानी है, तो प्रिंटिंग के लिए अब आप आगे किसी और जॉब वर्कर को भेज दो और वहाँ से वो चीज़ प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ दिस एंटायर सिचुएशन इज़ गोइंग टू वर्क। नाउ द पॉइंट इज़ कि रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना ज़रूरी है। तो भाई अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी टर्नओवर की लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख जो भी उस पर एप्लीकेबल है, अगर वो उसको एक्सीड करती है, इन दैट पर्टिकुलर केस प्रिंसिपल को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अदरवाइज नहीं भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है या नहीं। तो डेफिनेटली सेम प्रोविजन अप्लाइज कि अगर जॉब वर्कर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल है, रिक्वायर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन लेना अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, वही 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट के अंदर वो फॉल करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस कुछ दी गई हैं कि भाई प्रिंसिपल जो है जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्टली उसको सेल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो उसको अपना एडिशनल जी हाँ, ध्यान से सुनना इस बात को, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर ना कर दे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको डिक्लेयर करना होगा उसको, तभी वो वहाँ से उसको भेज सकता है, एग्जैक्टली सेल कर सकता है। उस पर आउटपुट जीएसटी लगेगा और उसके ऊपर इसका जितना भी आईटीसी बनता है वो आईटीसी इसको मिलेगा।
अब दो ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो दो सिचुएशंस ऐसी कौन कौन सी है? तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है कि जॉब वर्कर अपने आप ही रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सेक्शन नंबर 25। दूसरी बात आती है कि प्रिंसिपल इज एंगेज्ड इन नोटिफाइड गुड्स। ठीक है, अब उस प्रिंसिपल को ही खुद रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो ऐसे नोटिफाइड गुड्स में डील कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर भी तो इसको यहां पर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स। तो भाई यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया। अब अगर मान लो क्या होगा, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 1 ईयर प्लस 1 ईयर का आपको टाइम दिया गया है और ये 3 ईयर प्लस 2 ईयर्स का आपको टाइम दिया गया है, इतने टाइम के अंदर अंदर अगर वो गुड्स रिटर्न नहीं किए जाते हैं, प्रिंसिपल को रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो जो प्रिंसिपल ने उसको गुड्स भेजे थे उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और वो जिस दिन उसको भेजा था उस दिन से उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी और आपको विद इंटरेस्ट आपको वो चीज़ें पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई 1 साल प्लस मैक्सिमम 1 साल के अंदर आपको अपने गुड्स वापस ले लेने हैं या फिर वहाँ से सेल कर देने हैं। अदरवाइज आपको क्या होगा, सेल मान लिया जाएगा और फिर आपको उसके ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। और बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल की होने वाली है। इस चीज़ को भी यहाँ पर देख के चलेंगे। ठीक है, अब मान लो कोई वेस्ट या कोई स्क्रैप हो गया यहाँ पर बचा हुआ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वेस्ट और स्क्रैप को सेल कौन कर रहा है। अगर जॉब वर्कर सेल कर रहा है तो जॉब वर्कर के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और अगर मान लो प्रिंसिपल सेल कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अब एक बात आती है कि जो चालान इसमें जनरेट किया जाएगा वो चालान कब कब जनरेट करना है, उसकी ड्यू डेट क्या होने वाली है। तो भाई अगर मान लो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपकी एक्सीड करती है 5 करोड़ रुपीस, इन दैट केस आपको अप्रैल से सितंबर तक का जो जितने भी चालान होने वाले हैं उसको आपको जनरेट करना है 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ, जो कि होता है 25 अक्टूबर। एंड देन अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो होगा वो आपको करना है 25 ऑफ दैट नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो होने वाला है 25 अप्रैल तक। बट अगर मान लो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो उस केस के अंदर आपको पूरे साल भर का एक ही बार करना है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का, और वो भी 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको चालान कब कब रेज करने हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हो गई है। सो गाइज प्रोसीजरल पार्ट भी कर लिया हमने ये सब चीज़ें देख ली है। तो अब मेन बात आपको जो ध्यान रखनी है इसके अंदर, पहली बात तो जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका टाइम लिमिट्स क्या क्या है, 1 ईयर प्लस 1 ईयर एंड 3 ईयर प्लस 2 ईयर्स। दूसरी बात, प्रिंसिपल डायरेक्टली सेल कर सकता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करके, बट किन किन केसेस में उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं करना, या तो वो जॉब वर्कर ही रजिस्टर्ड है या फिर वो नोटिफाइड गुड्स के अंदर डील कर रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आईटीसी किसको मिलने वाला है, जॉब वर्कर के थ्रू भी जो चीज़ सेल हुई है उसका आईटीसी आपके प्रिंसिपल को ही मिलेगा, वो मान लिया जाएगा कि उसी ने सेल किया है। उसके बाद चालान 5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है तो बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि 6-6 महीने के इंटरवल के बाद आपको उसका चालान रेज करना है विद इन द नेक्स्ट मंथ के 25 तारीख तक। और अगर मान लो 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है आपकी, इन दैट केस आपको चालान रेज करना है पूरे साल भर का एक साथ, वो भी 25 ऑफ नेक्स्ट मंथ के अंदर। सो गाइज यही था इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ये। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।